हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं ओकरा क्रॉप के बारे में, जिसे हिंदी में भिंडी कहा जाता है। भिंडी का बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम है एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस एल मोइंच। इसको हिबिस्कस एस्कुलेंटस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को जैसे कहीं पे भी ये कहीं एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पे हिबिस्कस एस्कुलेंटस मिलेगा। इसकी फैमिली है, कुल है इसका मालवेसी कुल की ये फसल है। ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप में एक इथोपिया नाम का देश है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। एडिबल पार्ट, इसका खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो फ्रूट है इसका खाने योग्य हिस्सा, फल। इस तरह के इसके फल होते हैं। फ्रूट टाइप, इसके फल का प्रकार कौन सा है? कैप्सूल है। अब आप लोगों ने देखा कि कैप्सूल की तरह इसके फल होते हैं, तो इसका फ्रूट टाइप है कैप्सूल। फोटो क्लास बेस्ड ऑन फोटो पीरियड, फोटो पीरियड के आधार पे इसकी कौन सी क्लास है या कौन सी क्लास में ये आता है? तो फोटो पीरियड के आधार पे, प्रकाश दीप्तता के आधार पे तीन तरह के पौधे होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट मतलब लंबी अवधि वाले प्लांट, लंबी अवधि तक प्रकाश चाहने वाले प्लांट, छोटी अवधि तक प्रकाश चाहने वाले प्लांट, और डे न्यूट्रल प्लांट जिन्हें प्रकाश की अवधि से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भिंडी आता है अपना डे न्यूट्रल प्लांट में। इसके बाद आता है परवणी रिवॉल्यूशन या परवणी क्रांति। जैसे ग्रेन हरित क्रांति थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने को लेके विशेष फोकस था। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसमें दूध उत्पादन बढ़ाने पे जोर था। ऐसे ही एक है परवणी रिवॉल्यूशन, परवणी क्रांति। तो एक भिंडी की एक वैरायटी थी, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन किया गया या उस किस्म को उगाया गया और उसका उत्पादन बढ़ाया गया, तो उस चीज को परवणी क्रांति नाम दिया गया। इसके बाद आता है इसमें क्रोमोसोम नंबर, 2n नंबर कितने होते हैं? तो इसमें 130 130 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस, जब भी बीजोत्पादन किया जाता है किसी भी फसल का, और विशेषकर वैसे तो स्वपरागित, परपरागित है और जो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड है, सबके बीच में आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेटेड के बीच में कम रखा जाता है, क्रॉस पॉलिनेटेड के बीच में ज्यादा रखा जाता है। तो जो ओकरा, जो भिंडी है, वो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका जब फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन करते हैं, आधार बीज उत्पादन करते हैं, तो इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब दो वैरायटी के बीच में कितनी दूरी रखी जाती है? 200 मीटर रखी जाती है। लेकिन जब इसका प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए इसको उगाया जाता है, तो दो किस्मों के बीच में रखी जाती है दूरी 100 मीटर। इंपोर्टेंस, महत्व क्या है इसका? भिंडी का महत्व क्या है? इट इज ए ट्रॉपिकल डायरेक्ट सोन वेजिटेबल विद ए ड्यूरेशन ऑफ 90 to 100 डेज। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और 90 से 100 दिन में ये उत्पादन देने लग जाती है, या 90 से 100 दिन की ये फसल है। आयोडीन का ये अच्छा स्रोत है, और आयोडीन, हाई आयोडीन कंटेंट ऑफ फ्रूट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग गोइटर। जो एक गलघोट होता है, गोइटर रोग होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। तो अगर अच्छा आयोडीन खाएंगे, नमक से मिलता है वैसे आयोडीन, लेकिन अगर भिंडी का आयोडीन भी लेंगे तो गलघोटू जो रोग होता है उसका प्रकोप कम होगा। अब भारत जो है वो संसार में भिंडी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, मतलब उत्पादन भी ज्यादा करता है और निर्यात भी संसार में सबसे ज्यादा भारत देश ही करता है। अब भिंडी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उनमें फेमस है क्वींस ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों की रानी, और लेडीज फिंगर। ये इसके फेमस नाम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड जाने जाते हैं। आजकल एक ओकरा वाटर भी चलन में है, जिसे नेक्स्ट सुपरफूड भी कहा गया है। क्यों कहा गया है?
ड्यू टू इट्स डाइटरी फाइबर कंटेंट, इसमें डाइटरी फाइबर जो खाद्य रेशे होते हैं उनकी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नेक्स्ट सुपर फूड कहा जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डिजीज फाइटिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, एंटी ऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं, विटामिन बहुत सारे हैं, और ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करता है, तो इसलिए भिंडी का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो इसकी रूट्स है और स्टेम, जड़ और जो तना है, वो जब गुड़ तैयार करते हैं, गन्ने के जूस से जब गुड़ तैयार करते हैं, तो उसे साफ करने में इसकी जड़ें और तनों का उपयोग किया जाता है। भिंडी की क्रॉप लैंड यूज इफिशियंसी है 300 से 500% है। भारत में सबसे ज्यादा भिंडी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होता है। अब भिंडी को क्यों उगाया जाता है? ग्रीन टेंडर न्यूट्रिटिव फ्रूट्स के लिए इसको उगाया जाता है, कि हरे जो कोमल और पोषक पोषण प्रदान करने वाले जो इसके फ्रूट्स होते हैं उनके लिए इसको उगाया जाता है। अब जो अगर भिंडी के जो फ्रूट्स हैं, जो कैप्सूल हैं या फल है, तो वो जब सूख जाते हैं तो इसके ड्राई फ्रूट और स्किन पेपर इंडस्ट्री एंड फाइबर एक्सट्रैक्शन के काम आती है, कागज उद्योग और रेशा निकालने के काम में आती है। ओकरा इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य जो लवण होते हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट की, जलवायु की, कि किस तरह की जलवायु भिंडी की फसल के लिए लाभदायक होती है। एक तो ये जब किसी एरिया में 1000 या 100 सेंटीमीटर तक बरसात होती है वार्षिक है, तो उस एरिया में भिंडी को आसानी से उगाया जा सकता है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस इसके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल तापमान है। अगर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंच जाता है तो इसके फूल गिरने लगते हैं। वैसे तो ये काफी हद तक उच्च तापमान को भी सहन कर लेता है, लेकिन 42 डिग्री के बाद इसके जो फूल कलिकाएं हैं वो गिरने लग जाते हैं। भिंडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान को प्रीफर किया जाता है। और जो उष्ण और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है, उष्ण और उपोष्ण जो क्षेत्र है, उनमें इसको मुख्यतः उगाया जाता है। अब सोइल कैसी चाहिए ओकरा की फसल पैदा करने के लिए या ओकरा का उत्पादन करने के लिए? ये हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मृदा, सैंडी लोम जो मिट्टी होती है, वो अगर कार्बनिक पदार्थ से रिच है या उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा है और जल निकास की सुविधा उसमें अच्छी है, तो वो बलुई दोमट मृदा इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। अगर जल निकास की उचित व्यवस्था है तो भिंडी को भारी मृदाओं में भी उगाया जा सकता है। अब पीएच कितना होना चाहिए मिट्टी का? 6 से 6.8 जो पीएच होता है वो इसके लिए सुटेबल होता है। फील्ड प्रिपरेशन, खेत कैसे तैयार करेंगे? खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले जो पेड़ है, घास है और रूट स्टम्प्स है, उनको उखाड़ देना चाहिए। उसके बाद 5 से 6 प्लोइंग करनी चाहिए, और प्लोइंग करने के बाद लेवलिंग करने के लिए 2 से 3 बार प्लैंकिंग करना है, पाटा चलाते हैं इसमें। वेल डिकम्पोज्ड मैन्योर या अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद या FIM 20 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, 20 टन जो होती है 200 क्विंटल, वो प्रति हेक्टेयर खेत में डालनी चाहिए, जिससे सोइल टेक्सचर सुधरता है और वायु संचार भी उसमें अच्छा होता है। और जो इसके मेड़ मेड़ और धोरे होते हैं वो 60 सेंटीमीटर दूर दूर तैयार किए जाते हैं। अब अगर बीज को बोते हैं तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई पे बोते हैं। सीड ड्रिल या हैंड डिबलिंग या हल के पीछे इसको बोया जाता है 1.5 से 2 सेंटीमीटर डीप।
सोइंग कैसे करते हैं, इसकी बुआई कैसे करते हैं या कब करते हैं? तो भिंडी की फसल को साल भर उगाया जाता है। अब मुख्यतः इसको फरवरी, मार्च, जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर में इसको उगाया जाता है। जो खरीफ की फसलें हैं उनमें पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी रखते हैं। कतार से कतार की दूरी रखते हैं 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर। समर क्रॉप जो कि फरवरी मार्च में उगाई जाती है, उसमें 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं कतार से कतार के बीच में और 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं पौधे से पौधे के बीच में। उत्तरी भारत में तो मुख्यतः ये 2 सीजन में उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप और समर क्रॉप, जबकि साउथ इंडिया में ये साल में 3 बार उगाई जाती है। सोर्स ऑफ सीड, अब बीज कहाँ से प्राप्त करें? रेपुटेबल जो अच्छी जाने मानी कंपनियां हैं, सीड कंपनीज हैं, उनसे इसको खरीदना चाहिए और सर्टिफाइड सीड प्रमाणित बीज ही खरीदना चाहिए। सीड रेट, बीज दर क्या है? जो फरवरी मार्च में जो फसल बोई जाती है उसमें बीज दर रखते हैं 18 से 20 केजी। किन्हीं किन्हीं वेराइटियों में कम भी रखा जाता है, 10 से 15 केजी भी रखा जाता है। और जो खरीफ में जो बोई जाती है उनमें सीड रेट रखी जाती है 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर। प्रोपगेशन, अब इसका उगा रहे हैं, सीड रेट हमने जान ली, बुआई का समय जान लिया, तरीका जान लिया। अब प्रवर्धन करते टाइम इसका क्या 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 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? तो जब भी हमको बीज की बुआई करनी है उससे 24 घंटे पहले बीजों को पानी में भिगो लें या 30 मिनट पहले इथाइल अल्कोहल या और एसीटोन के घोल में भिगो लें और इसको 2 से 5 सेंटीमीटर गहरी इसकी बुआई कर दें। जब बीजों का अंकुरण हो जाता है तो अगर एक ही जगह 2 से ज्यादा पौधे उगे हों, एक से ज्यादा पौधे उगे हों, तो जो भी एक्स्ट्रा पौधे होते हैं उनको उखाड़ के साइड में कर देना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? कि पौधा आगे चल के उस बीमारियों और कीट रोगों से लड़ पाए, उसके लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। ये उसी तरह है जैसे पोलियो के लिए टीका दिया जाता है और अन्य बीमारियों के लिए बचपन में टीका लगाया जाता है। तो थायरम और कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड की हिसाब से इसको बीजोपचार करना चाहिए। कार्बेंडाजिम भी काम में ले सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड के कीटों के विरुद्ध काम में ले सकते हैं। जो ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम पर केजी सीड्स है वो फफूंद जनित बीमारियों से लड़ने के लिए काम में लिया जाता है। वेराइटीज, अब बात करते हैं हम भिंडी की किस्मों की। तो भिंडी की किस्मों को अलग अलग तरीकों, अलग अलग आधार पर बांटा हुआ है। जैसे सिलेक्शन, सिलेक्शन से जो किस्में तैयार की गई हैं वो है पूसा मखमली, गुजरात भिंडी नंबर 1। अब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो मेथड है उससे तैयार की हुई किस्में कौन कौन सी है? क्लेमोन्स स्पाइनलेस और सेकंड है परकिंसन लॉन्ग ग्रीन। अब बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटीज की। तो पहली है पूसा सावनी जो कि पूसा मखमली और IC 1542 इनके क्रॉस से तैयार की गई है। पंजाब पद्मनी, ये एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस है और एबेल मोस्कस मनीहोर जिसकी सब स्पीसीज है मनीहोर, उस उनके क्रॉस से तैयार की गई है। ऐसे है परवनी क्रांति, अर्का अनामिका, अर्का अभय। अब प्राइवेट सेक्टर की जो हाइब्रिड्स हैं वो है पांचाली, आधुनिक, सुप्रिया, वर्षा, म्यूटेंट। म्यूटेंट वेराइटीज है EMS 8, ये वैरायटी है जो भिंडी की म्यूटेंट वैरायटी है। उसके बाद हम बात करते हैं YVMV, येलो वैन मोजेक वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज। भिंडी में एक रोग होता है पीत सिरा रोग, उससे कम प्रभावित होने वाली या उससे प्रभावित नहीं होने वाली किस्मों को इस कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो ऐसी किस्में हैं अर्का अनामिका, अर्का अभय, पंजाब पद्मिनी, पूसा सावनी, वर्षा उपकार, हिसार बरसाती। ये जो वेराइटीज है वो भिंडी में जो पीत सिरा रोग होता है उसके उससे ये अनअफेक्टेड रहती है या प्रभावित नहीं हो पाती है। उसके बाद IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो कि वाराणसी में है, उसके द्वारा किस्में निकाली गई हैं वो हैं काशी अगेती, काशी सृष्टि,
काशी सृष्टि को VROH12 भी कहा जाता है और ये F1 हाइब्रिड है। काशी लालिमा जिसे VROR 157 भी कहते हैं। काशी चमन VRO 109 है। काशी वरदान, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, काशी सतधारी, काशी विभूति, काशी मंगली, काशी मोहिनी और काशी भैरव। जो काशी भैरव है वो हाइब्रिड वैरायटी है। तो भिंडी में सिस्टमेटिक रिसर्च वर्क सबसे पहले स्टार्ट करने वाले थे हरभजन सिंह जी। इसके बाद VRO6। अब ग्रीन लाइट ग्रीन फ्रूटेड जिनका मतलब हरा या हल्का हरा फ्रूट होता है वो वेराइटीज है। पूसा सावनी, पूसा मखमली, IARI सिलेक्शन 2, किरण, साल कीर्ति। जिन भिंडी की किस्मों का रंग लाल होता है वो वेराइटीज है CO1 और अरुणा। अब इसके बाद हम बात करते हैं येलो वैन मोजेक रेजिस्टेंट या टॉलरेंट वेराइटीज कौन कौन सी है, जो कि हमने पहले पढ़ी है अभी लास्ट स्लाइड में। अर्का अनामिका, अर्का अभय, सुस्थिरा। उसके बाद वर्षा उपहार जो कि सफेद मक्खी के प्रति रेजिस्टेंट है। हिसार उन्नत, हिसार नवीन, आजाद क्रांति, हरभजन, ये सब भिंडी की किस्में हैं। ब्रीडिंग में अलग अलग तरीके होते हैं, तो अर्का अभय और अर्का अनामिका सिस्टर लाइन्स हैं। परकिंस लॉन्ग ग्रीन, उत्तरी भारत के जो हिली एरियाज हैं या पर्वतीय इलाके हैं उनके लिए ये वेराइटी सबसे ज्यादा सुटेबल है, परकिंस लॉन्ग ग्रीन। पंजाब पद्मिनी, येलो वैन मोजेक वायरस के प्रति ये रेजिस्टेंट है और जेसिड्स और कॉटन बोलवर्म का भी इसके ऊपर इसको भी ये सहन कर लेती है। पूसा A4, ये येलो वैन पीत सिरा मोजेक जो रोग है उसके प्रति रेजिस्टेंट है। वर्षा उपकार, ये भी पीत सिरा मोजेक के प्रति रेजिस्टेंट है। हाइब्रिड कौन कौन से हैं? अर्का अभय, CO3 है, CO, BH, H1, पीत सिरा YVMV, येलो वैन मोजेक वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। वर्षा उपकार, अर्का अनामिका, पूसा सावनी, प्रवणी क्रांति, पंजाब पद्मिनी। जो भिंडी का जो पीत सिरा रोग होता है इसके प्रति अगर किसी वेराइटी में रेजिस्टेंट है तो वो वेराइटी सबसे अच्छी मानी जाती है। और जो इनका जो प्रजनन का जो उद्देश्य होता है नई नई वेराइटीज का, वो भी एक उद्देश्य होता है कि ये पीत सिरा वैन मोजेक के प्रति पीत सिरा मोजेक वायरस के प्रति रेजिस्टेंट हो। अर्का अभय एंड पूसा A4 गिव क्विक ब्रांचिंग आफ्टर प्रूनिंग, अगर इनकी प्रूनिंग करेंगे तो ये इनमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी। पॉपुलर वेराइटीज कौन कौन सी है? पंजाब नंबर 13 जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से निकाली गई है। पंजाब पद्मनी, ये भी लुधियाना से निकाली हुई वेराइटीज है। पंजाब 7, पंजाब 8, जो पंजाब 8 वेराइटीज है वो पूसा सावनी से डेवलप की गई है। पूसा महाकाली, प्रवणी क्रांति, पूसा सावनी। जो पूसा सावनी वेराइटीज है वो डे न्यूट्रल है और स्पाइनलेस, मतलब इसके ऊपर कांटे नहीं होते, वो वेराइटीज है। अर्का अनामिका, ये IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च वहां से निकाली गई है, विकसित की गई है। अब बात करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की, खाद व उर्वरकों की। तो सबसे पहले 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर FIM या कंपोस्ट इसमें डालना चाहिए। बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम डालना चाहिए अपने को 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम और 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम P2O5 फास्फोरस और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश डालना चाहिए। बुआई के 1 महीने बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। अगर बाद में बुआई के बाद अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी आती है या पौधे के ऊपर लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो NPK 19-19-19 का छिड़काव करना चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर कम है तो जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई दे उसका छिड़काव करना चाहिए।
इरिगेशन, एक तो बुआई से पहले इरिगेशन करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। और अगर बीजों का अंकुरण हो जाता है तो उसके बाद अगली इरिगेशन की जाती है। समर या गर्मियों के दिनों में 4 से 5 दिन के अंतराल पे की जाती है। और अगर बारिश का सीजन है तो 10 से 12 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते हैं। वाटर लॉगिंग, अगर पानी भर जाता है तो वो भिंडी की फसल के लिए नॉट सुटेबल है। इंटरकल्चर ऑपरेशंस मतलब अंतर सस्य क्रियाएं, पौधे से पौधों के बीच में जैसे खरपतवार उगाते हैं या मिट्टी की पपड़ी को तोड़ते हैं ऊपरी को, तो उसे अंतर सस्य क्रियाएं कहा जाता है। तो पहली इसमें खरपतवार निकालेंगे 20 से 25 दिन बाद, बुआई के 20 से 25 दिन बाद। और जो दूसरी वीडिंग है, दूसरे नंबर का खरपतवार कब निकालेंगे? 40 से 45 दिन के बाद निकालेंगे। अर्थिंग अप की जाती है ताकि भिंडी के पौधों को सहारा दिया जाता है, ताकि वो सीधे खड़े रहें, गिरे नहीं बरसात के दिनों में भी। और इसमें प्री एंड पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड्स का उपयोग करना चाहिए। होइंग, बीच बीच में जैसे खुरपी की सहायता से वीड निकालना चाहिए। हैंड पिकिंग, हाथ से पकड़ के वीड निकालनी चाहिए। बासालिन 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर भी खरपतवार नियंत्रण के लिए अच्छा रहता है। अब बात करते हैं इसमें जो इसको प्रभावित करते हैं इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, कीड़ों के बारे में। तो इम्पोर्टेंट पेस्ट है इसके जेसिड्स है, फ्रूट सूट बोरर है, रूट नॉट निमेटोड है। अब इनके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ये पादप आधारित इंसेक्टिसाइड्स होने चाहिए, ताकि खाद्य श्रृंखला में जहरीले पदार्थों का कम से कम प्रवेश हो पाए। जेसिड्स, एफिड्स एंड व्हाइट फ्लाई, ये इंसेक्ट भिंडी की पत्तियों का रस चूसते हैं और रस चूस के पौधे को कमजोर बनाते हैं। और उसके साथ साथ ही पौधे में अन्य बीमारियां भी फैलाते हैं। इनके कंट्रोल के लिए क्या करें? जो भी कीटनाशी हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे डाइमेथोएट 30 cc है, इमिडाक्लोप्रिड, क्योनाल्फोस, फेंथियान या फेनिथ्रोथियान, इनका उपयोग करना चाहिए। आईपीएम प्रैक्टिसेज भी अप्लाई करनी चाहिए, जैसे नीम सीड एक्सट्रैक्ट, जिसे नीम ऑयल भी बोला जाता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। एफिड, या जिसे बोलेंगे माहू, तो जो नई पत्तियां होती है और फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर एफिड अपनी कॉलोनी बनाते हैं। जो इसके एडल्ट और निम्फ होते हैं, जो छोटे बच्चे और वयस्क होते हैं, वो पत्ती का रस चूसते हैं और प्लांट को कमजोर करते हैं। इनसेवर इन्फेस्टेशन, ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो क्या होगा? जो नई पत्तियां होती हैं उनमें कर्लिंग आ जाएगी और डिफॉर्मेशन से तात्पर्य है उनका आकार बिगड़ जाएगा। अब एफिड हनी ड्यू लाइक सब्सटेंस और ये सीक्रेट करते हैं या निकालते हैं, जिससे उनके ऊपर ब्लैक मोल्ड, सूटी और ब्लैक मोल्ड जो फंगस होती है वो डेवलप हो जाती है। और डेवलप होकर धीरे धीरे पत्ती को खराब करती है और पौधे को भी खराब करती है। कंट्रोल के लिए क्या करें? जो भी एफिड से प्रभावित हो जाते हैं पौधे, उनको उखाड़ के बाहर फेंक दें। और डाइमेथोएट जो कीटनाशी है उसका प्रयोग करें। थायोमेथोक्साम का प्रयोग करें। ये इस पे एफिड दिखाई दे रहे हैं। जैसे अटैक किया जब करता है तो उस कंडीशन में पौधा इस तरह का हो जाता है। नेक्स्ट इसका कीट है सूट एंड फ्रूट बोरर। इसका जूलॉजिकल नेम है ईयरिस विटेला। इसके जो लार्वे होते हैं, या जैसे बाल्यावस्था जिसको कह सकते हैं, शुरू शुरू में लार्वे निकलते हैं, तो वो जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की, तो उस वेजिटेटिव ग्रोथ में, और अगर फल बन जाता है तो उस फल के अंदर छेद करता है और छेद करके उन्हें खराब करता है। और जो इसके छेद होते हैं उनमें वो
जो इसका एक्सक्रेटा निकाला, जो जो ये खाता है फिर उसके बाद जो उत्सर्जन करता है, तो वो उन छेदों में भर जाता है। कंट्रोल के लिए क्या करें? सबसे पहले तो जो भी इससे प्रभावित हो गए, फ्रूट हो गए या जो भी सूट हो गया, तना हो गया, और जो भी इसकी ड्रॉपिंग्स हैं तो या डैमेज फ्रूट है, उनको खेत से हटा देना चाहिए। और उसके बाद कार्बेरिल या मेलाथियान जैसे इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए। ये इसके सिम्टम्स हैं सूट एंड फ्रूट बोरर के। इसके बाद आता है स्टेम एंड बल्लभ निमेटोड, जिसका जूलॉजिकल नेम है डाइटिलैंकस डिप्सेसी। इसके कंट्रोल के लिए निमेटोड के जनरली कंट्रोल के लिए हम कार्बोफ्यूरॉन ग्रेन्यूल्स 3G का उपयोग करते हैं। 25 kg पर हेक्टेयर का उपयोग करते हैं इसका। अब इसके बाद आता है रूट नोट निमेटोड। जब भिंडी के प्लांट्स की रूट्स में गांठे से बन जाती हैं जिनमें निमेटोड पाए जाते हैं, तो उसे रूट नोट निमेटोड कहा जाता है। और इसकी वजह से विल्ट जैसे सिम्टम्स आते हैं और रूट्स पर गाज मतलब गांठे टाइप हो जाती हैं और पौधा कुछ इस तरह का दिखाई देने लगता है। जब भी उसको उखाड़ के देखते हैं, उसकी जड़ों को देखते हैं, तो इस तरह का दिखाई देता है। इसके बाद आता है ब्लिस्टर बीटल। इसका जूलॉजिकल नेम है माइलेब्रिस पुस्टुलाटा। अब ये जो भी भिंडी के जो पोलन है, पेटल्स है, जैसे फूल के जो भी हिस्से होते हैं, जैसे पोलन होता है, पीटल होता है और फूल कली का, उनको ये खाते हैं। उनको जब ये खा जाएंगे तो भिंडी उत्पादन मुश्किल हो जाएगा। और ये जब भी ब्लिस्टर बीटल का प्रकोप बढ़ता है तो भिंडी उत्पादन भी घटता है। अब इसके कंट्रोल के लिए भी कीटनाशक उपयोग करते हैं, जैसे कार्बेरिल है, मेलाथियान है, साइपरमेथ्रिन है। अब बात करते हैं भिंडी के ऊपर जो जो बीमारियां आक्रमण करती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है येलो वेन मोजेक वायरस। अब जब भी पीत सिरा मोजेक रोग आता है तो क्या होता है, पौधे के ऊपर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? लीव्स आर ऑफ नॉर्मल साइज, पत्तियां तो नॉर्मल साइज, उनका नॉर्मल सामान्य आकार बना रहता है, लेकिन वो मोटल्ड ग्रीन हो जाती है और थोड़ी रंग में भी पीली हो जाती है। और होमोजीनस इंटरवोवन नेटवर्क ऑफ येलो वेन्स, जो पीली सिराएं होती हैं तो उनका एक नेटवर्क सा बन जाता है पूरी पत्ती के ऊपर। पौधे की वृद्धि भी उससे प्रभावित होती है और वो छोटे रह जाते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो वो भी पीले कलर के हो जाते हैं, साइज छोटी रह जाती है और उनका टेक्सचर भी हार्ड हो जाता है। जब भी पीत सिरा मोजेक रोग भिंडी में आता है तो ये 80 से 90% नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के दिखाई देने लगते हैं जब भी पीत सिरा मोजेक का प्रकोप भिंडी की फसल में होता है तब। अब जो व्हाइट फ्लाई, बेमिसिया टेबेसाई और लीफ होपर, एमरास का बिगुटोला, ये दो इंसेक्ट हैं जो ये जो येलो वेन मोजेक वायरस रोग होता है उसको फैलाने के काम आते हैं और इन्हें वेक्टर या वाहक भी कहा जाता है। व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी और लीफ होपर, पत्ती वाला फुदका। इसलिए उनका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो रेजिस्टेंट वेराइटीज का उपयोग करें, जैसे अर्का अनामिका, अर्का अभय, सुस्थिरा। और जो भी होस्ट प्लांट होते हैं, जैसे क्रोटोन स्पार्सिफ्लोरा और एगेरेटम स्पीसीज, ये जो भी खरपतवार होते हैं, जो होस्ट वीड्स होते हैं, जिनके ऊपर ये जो इनके वेक्टर हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं जब भी भिंडी की फसल अवेलेबल नहीं होती, उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। रेजिस्टेंट वेराइटीज होनी चाहिए। और जो भी जैसे व्हाइट फ्लाई है उसके कंट्रोल के लिए डाइमेथोएट, इमिडाक्लोप्रिड, क्विनालफोस, फेंथियन, फेनिथ्रोथियान, इनका स्प्रे करना चाहिए। जो भी पौधे इससे पीत सिरा रोग से प्रभावित हो जाते हैं उनको हटा दें और नष्ट कर दें, जला दें। क्रॉप रोटेशन फॉलो करें,
जैसे एक फसल बोते हैं तो वो रोग बार बार आता रहता है, लेकिन वो फसल अगर बदल बदल के बोएंगे तो उसका असर कम होने लगेगा और धीरे धीरे वो रोग खेत से गायब हो जाएगा। इसलिए क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू, इसका दूसरा रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्ण निलासिता जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं? व्हाइट पाउडरी और डस्टी ग्रोथ, सफेद पाउडर जैसी और डस्ट जैसी ग्रोथ हो जाती है पौधे के ऊपर। अगर ज्यादा इसका प्रकोप हो जाता है तो प्रीमेच्योर डिफोलिएशन, मतलब जब भी टाइम होता है उससे पहले ही डिफोलिएशन, पत्तियां गिरने लग जाती है, फ्रूट गिरने लग जाते हैं, फ्रूट की क्वालिटी भी नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है। इसके कंट्रोल के लिए सल्फर आधारित फंजीसाइड्स, फफूंदनाशी रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। जो खरपतवार है उनको उखाड़ देना चाहिए या खेत से हटा देना चाहिए। वेटेबल सल्फर, 25 ग्राम 10 लीटर पानी में मिला के इसको छिड़कना चाहिए, या डायनोकेप जो फफूंदनाशी है उसका छिड़काव करना चाहिए। पेनकोनाजोल 10 ml प्रति 10 लीटर पानी या 1 ml प्रति लीटर पानी, इसका छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए इसके कंट्रोल के लिए। पाउडर मिल्ड्यू के सिम्टम्स कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। सर्कोस्फोरा लीफ स्पॉट एक भिंडी की बीमारी है। अब इसमें क्या होता है, स्पॉट ऑफ ग्रे सेंटर और एंड रेड बॉर्डर्स, मतलब जो सेंटर वाला हिस्सा है वो तो ग्रे कलर का हो जाएगा, स्लेटिया रंग का हो जाएगा, और बॉर्डर लाल कलर के हो जाएंगे। इस तरह के धब्बे इसमें दिखाई देते हैं। डिफोलिएशन, पत्तियां गिरने लग जाती हैं। इसके कंट्रोल के लिए थायरम का उपयोग करते हैं और अन्य रसायन है जैसे मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, उनसे एसिड ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, उनका स्प्रे भी करना चाहिए। ये इस रोग के लक्षण कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। रूट रोट, रूट रोट में क्या होता है, जो भी रूट रोट, जड़ गलन जिसको बोलेंगे, तो जो भी जड़ प्रभावित होती है, इन्फेस्टेड हो जाती है, वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। इससे बचने के लिए और क्रॉप रोटेशन को अपनाएं। रसायनों का छिड़काव करने के लिए कार्बेंडाजिम की एक तो सीड ट्रीटमेंट करें और दूसरा ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग का मतलब होता है पौधे के आसपास उसको छिड़के, जड़ों के आसपास, ताकि वो जड़ों में जा सके, क्योंकि रोग ही जब जड़ में हो रहा है तो जड़ के पास इलाज होना जरूरी है। विल्ट, अब विल्ट डिजीज में क्या होता है, शुरू शुरू में जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली होती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे नई पत्तियां भी पीले होने लग जाती है और विल्टिंग के सिम्टम आते हैं। और इसका ऐसा फिक्स नहीं है कि किस स्टेज पे अटैक करेगा, कोई सी भी एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे ये अटैक कर सकता है पौधे पे। इसका भी इलाज वही है कि कार्बेंडाजिम से ड्रेंचिंग करे रूट जोन के चारों तरफ। लीफ कर्ल, पत्ती जो मुड़ जाती है उसको बोलते हैं लीफ कर्ल। लीव जार, पत्तियां छोटी रह जाती हैं और कप के आकार की हो जाती है मुड़ के। प्लांट बोने रह जाते हैं, स्टंटेड उनकी ग्रोथ होती है। हार्वेस्टिंग, भिंडी की फसल की हार्वेस्टिंग कब करें? जब भी भिंडी की फसल बोई जाती है तो लगभग 45 से 50 दिनों के बाद, जब भी बुआई करेंगे उससे 45 से 50 दिन बाद इसका इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि भिंडी लग जाती है उसके ऊपर। और जब जब भी छोटी छोटी भिंडियाँ होती है उनको मार्केट में बेचने के लिए हम लोग तोड़ सकते हैं। और सबसे पहले जरूरी है कि जो भी इसके फ्रूट्स होते हैं वो कोमल होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिनों तक उसको तोड़ेंगे नहीं तो वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड को भिंडी उत्पादन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। फ्लोरिंग ओपनिंग के बाद 5 से 6 दिन बाद इसमें छोटी छोटी भी कैप्सूल टाइप भिंडियाँ होने लग जाती हैं। जब वो कोमल रहती है तब उनको तोड़ लेना चाहिए। अगर ज़्यादा दिनों तक उसको छोड़ेंगे खेत में या पौधे पे लगे रहने देंगे तो वो फाइब्रस हो जाती हैं, रेशेदार हो जाती हैं, और रेशे वाली भिंडियाँ सब्जी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए उनका अच्छे से भाव नहीं मिल पाता।
अगर भिंडी की कोई अच्छे से खेती करे और लंबी अवधि की अगर भिंडी की किस्म है तो 15 से 18 हार्वेस्ट उसमें लिए जा सकते हैं, या 15 से 18 बाद भिंडी को तोड़ सकते हैं। और भिंडी की तोड़ाई का उपयुक्त समय मॉर्निंग एंड इवनिंग्स, जब ठंडा मौसम रहे। ठंडे मौसम से उसके फ्रूट्स बेकार नहीं होते, और बेकार नहीं होते तो वो अच्छे बने रहते हैं, और उनका जो मार्केट वैल्यू है अपने को अच्छी मिल पाती है। एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड, अगर भिंडी को एक्सपोर्ट करना है तो 6 से 8 सेंटीमीटर जो लंबे फ्रूट्स होते हैं भिंडी के, वो निर्यात करने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। जो लंबे फ्रूट्स होते हैं वो फ्रेश मार्केट के लिए उपयोग में बेचे जाते हैं। और बोर्ड से जो भी भिंडी के फ्रूट्स हैं उनको ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म पे रखेंगे तो उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। और ब्रूइजिंग, उनके ऊपर खरोंच आ जाती है, उससे उनको बचाना चाहिए, इसलिए ग्लव्स पहन के भी उनको तोड़ना चाहिए। जो कॉटन ग्लव्स आते हैं जिनका उपयोग करने से भिंडी के ऊपर खरोंच नहीं आए, ऐसे ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। यील्ड, उपज कितनी होती है इसकी? जब भिंडी का हम भिंडी बोते हैं तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर या 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भिंडी की पैदावार हमें प्राप्त होती है। और भिंडी की जो पैदावार होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कल्टीवार, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्वेस्ट। कल्टीवार कौन सी वेराइटी है, उसको किस टाइम बोया है, और हार्वेस्ट कितने दिनों पे कर रहे हैं, ये मेन है। स्टोरेज, उसका भंडारण करना है तो उसको थोड़े दिन रखना पड़ता है। जब भी उसकी मार्केट वैल्यू कम मिलने लगे तो उसका भंडारण भी करना पड़ता है, और जब उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी मिलती है तो तब उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो भंडारण करने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान है 8 से 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त रहता है भिंडी के लिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% होनी चाहिए जो भी भंडार कक्ष है उसमें। स्टोरेज लाइफ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक तक हम भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद ये सड़ने लग जाती है। अगर इसको लोकल मार्केट में भेजना है तो जूट के बैग में पैक करके भेजते हैं, लेकिन अगर इसको दूर वाले मार्केट में भेजना है तो परफोरेटेड पेपर कार्टून, पेपर के जो कार्टून्स होते हैं उनमें डाल के भेजा जाता है, ले जाया जाता है। स्टोरेज ऑफ सीड्स, इसके बीजों का अगर भंडारण करना है तो बीजों का भंडारण करने के लिए पॉलीथीन कवर, जो 700 केजी वाला पॉलीथीन कवर आता है प्लास्टिक का, उसमें अगर इनके बीजों का भंडारण करेंगे तो 7 महीने तक वो सुरक्षित रहते हैं। पैकेजिंग, पैकेजिंग करने के लिए जैसे एक्सपोर्ट करना है तो पैक करना पड़ता है, तो इसको 6 किलो के जो बॉक्स आते हैं उनमें पैक किया जाता है, तो ये सुरक्षित वहां तक पहुंच पाता है। ग्रेडिंग, अब ग्रेडिंग किस हिसाब से करेंगे? ग्रेडिंग और पैकिंग मार्केट के हिसाब से हमेशा की जाती है कि कितनी चौड़ी, कितनी लंबी बास्केट या बॉक्सेज काम में लेने हैं, वो सब मार्केट के अनुसार काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो पिछले वर्षों में इस भिंडी की फसल से जो प्रश्न उठाए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्का अभय इज ए वेराइटी ऑफ। अर्का अभय किसकी वेराइटी है? तो इसका सही आंसर है भिंडी की वेराइटी है। द वेजिटेबल विच इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन टू ह्यूमन डाइट। मानव ह्यूमन डाइट या मानव के भोजन में आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स कौन सी सब्जी है? टेपियोका, टोमेटो, ओकरा या स्पिनच? इसका सही आंसर है ओकरा। अब क्वेश्चन, द फ्रूट ऑफ ओकरा बोटनिकल नोन एज। जो भिंडी का जो फल होता है वो वानस्पतिक रूप से जाना जाता है पोड, बेरी, कैप्सूल या सिलिक्वा, किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है कैप्सूल। द सोर्स ऑफ येलो वेन मोजेक वायरस रेजिस्टेंस ट्रांसफर इन अर्का अनामिका एंड अर्का अभय इज। जो ये दो वेराइटीज हैं भिंडी की, अर्का अनामिका और अर्का अभय,
इनमें येलो वैन जो पीत सीरा मोज़ेक जो वायरस वाला रोग है, इनके प्रति जो रेजिस्टेंस इनमें आया वो किसकी वजह से आया, कहाँ से आया? तो इसमें 4 ऑप्शन है। एबेलमोस्कस टेट्राफाइलस, एस्कुलेंटस, मैनीहॉट, एबेलमोस्कस मैनीहॉट सब स्पीसीज मैनीहॉट। तो इसका सही आंसर है एबेलमोस्कस टेट्राफाइलस। यहाँ से अर्का अनामिका और अर्का अबे वैरायटी में पीत सीरा मोज़ेक के प्रति रेजिस्टेंस लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कंट्री लीडिंग इन ओकरा प्रोडक्शन इज। भिंडी उत्पादन में लीडिंग कंट्री या सबसे ज्यादा उत्पादन वाली कंट्री कौन सी है? सही आंसर है इंडिया। विच वेराइटी ऑफ ओकरा इज रिकमेंडेड फॉर कल्टीवेशन इन डिजीज प्रोन एरियाज। जहाँ पे बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है वहाँ भिंडी की कौन सी किस्म की अनुशंसा की जाती है? पूसा सावनी, पूसा मखमली, पंजाब पद्मिनी या वर्षा उपकार। इनमें से सही आंसर है वर्षा उपकार। ये डिजीज प्रोन एरिया में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। 2n इन ओकरा। ओकरा में क्रोमोजोम्स की संख्या 48 है, 130 है, 22 है या 26 है? सही आंसर है 130। अब क्वेश्चन, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सिचुएटेड एट लखनऊ में है, बेंगलोर में है, बीकानेर में है या शिमला में है? इन चारों ऑप्शन में से कहाँ है ये भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान? बेंगलोर में है, असरगट्टा बेंगलोर में है। IIHR असरगट्टा बेंगलोर। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सिचुएटेड एट। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इज्जत नगर में है, करनाल में है, नागपुर में है या वाराणसी में है? इसका सही आंसर वाराणसी है।